हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय क्लासेस दक्षा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ एवल्यूशन ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन आकलन के उपकरण। ये नोट्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, तो वीडियो शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टूल्स ऑफ एवल्यूशन क्या होते हैं? मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थी के शिक्षण नीतियाँ परिणाम को मापन या फिर आकलन करने में सहायता करती है। जो टूल्स होते हैं उसमें विद्यार्थियों का एवेल्यूशंस करते हैं। अलग अलग टूल्स हैं, सभी टूल्स का यूज़ करके हम बच्चे का बिहेवियर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सब जांचने के लिए, मापने के लिए हम टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। किस सीमा तक विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आए हैं, इस बात की पहले बच्चे का व्यवहार कैसा था और अब उसका व्यवहार कैसा है, किस सीमा तक उसमें बदलाव हुए हैं, किस सीमा तक उसमें चेंजेस हुए हैं, ये सब हम टूल्स ऑफ एवल्यूशन से ही पता चलता है। इस बात की जानकारी प्राप्त करना, ये परिवर्तन परिणात्मक और गुणात्मक भी हो सकते हैं, दोनों रूपों में ये हो सकते हैं। बच्चे के व्यवहार में तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक में घटित होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें मूल्यांकन उपकरण के निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? टूल्स का क्या काम होता है, बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, क्या चेंजेस आए हैं, उन अलग अलग टूल से हम बच्चे के बिहेवियर के बारे में हम पता लगा सकते हैं, उसमें कितना चेंजेस आया है। तो मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? मूल्यांकन के उपकरण देख लेंगे। ऑब्जर्वेशन निरीक्षण है, साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्धारण, मापनी, जांच, सूची, संचय, अभिलेख, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। तो ये हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निरीक्षण के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में। नेक्स्ट टूल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ निरीक्षण के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन को हिंदी में निरीक्षण कहा जाता है। निरीक्षण विधि व्यवहार के अध्ययन करने की एक सुविधाजनक विधि है। निरीक्षण विधि व्यवहार के अध्ययन करने की एक सुविधाजनक विधि है। व्यवहार का अध्ययन हम इसमें करते हैं। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का हम ऑब्जर्वेशन, इसी के व्यवहार को व्यवहार को इसी की तरीके, बिल्कुल आसान मेथड है किसी भी बच्चे के व्यवहार को जांचने के लिए, व्यवहार को देखने के लिए कि वो किस तरीका व्यवहार कर रहा है। बच्चों के बाह्य व्यवहार का निरीक्षण कर उनकी मानसिक प्रक्रियाओं और व्यक्तित्व संबंधी आंतरिक विशेषताओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है? बच्चे के बाह्य व्यवहार का निरीक्षण कर उनकी, जो बच्चे की मानसिक प्रक्रिया होती है, जो बच्चे की व्यक्ति के अंदर जो अंदर चल रही होती है, उसकी फीलिंग्स होती हैं, वो फेस पर झलकती है। अगर कोई बच्चा खुश है तो उसका जो है फेशियल होगा वो अलग ही होगा। अगर गुस्से में है तो उसका फेस दिखा देता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा होता है। और अगर वो दुखी है, सैड है, तो सारे मन में भी जो आंतरिक भाव होते हैं बच्चे के, किसी भी व्यक्ति के, तो वो फेस पर झलक जाते हैं। तो बाह्य व्यवहार को हम जज किससे करेंगे? ऑब्जर्व किससे करेंगे? निरीक्षण से। निरीक्षण से पता लगेगा कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, और बच्चे के जो मन में चल रहा होता है वो उसके फेस पे दिखेगा, और उसको हम कहेंगे बाह्य व्यवहार का निरीक्षण करना। ठीक है। हम निरीक्षण का कार्य पूरा करने के लिए अपने सभी पाँचों इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। एक्सपोज कर लीजिए कि आप क्लास में, सपोज कर लीजिए कि आप क्लास में पढ़ा रहे हो, बहुत ही सीरियस टॉपिक आप क्लास में पढ़ा रहे हो, और कोई बच्चा मन ही मन में मुस्कुरा रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि बच्चा फिजिकली तो क्लास में है बट मेंटली क्लास में नहीं है, क्योंकि इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है और वो मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराने की तो कोई वजह नहीं है, कोई बात नहीं है। हम बोलते हैं ना क्लास में कि फ़िज़िकली तो यहाँ बैठे हो लेकिन मेंटली यहाँ पर नहीं हो। तो हम बच्चे के फेस एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। जो बाह्य व्यवहार होता है बच्चे का, वो हम कैसे जज करेंगे? ऑब्जर्वेशन के द्वारा। ठीक है। ऑब्जर्वेशन कितने तरीके का होता है वो बाद में देखेंगे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। चार्ल्स गिडे के अनुसार निरीक्षण विधि उस मार्ग को दर्शाती है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। जो सत्य होता है वो हमारे सामने ही होता है, और निरीक्षण जो ऑब्जर्वेशन मेथड है उसका यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि सामने वाले के फेस में या सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसका व्यवहार कैसा है। चलिए नेक्स्ट है गुड और हार्ट के अनुसार
इनका कहना है कि विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का ही सहारा लेता है। जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है, लेकिन अपने तथ्यों की पुष्टि करने के लिए, उनको जांचने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? निरीक्षण, ऑब्जर्वेशंस का। जो डेफिनेशन होती है वो फिक्स होती है, उनको चेंज नहीं कर सकते। जिसने डेफिनेशन दे दी वो ऐसे ही याद करनी होगी, आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखनी होती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, निरीक्षण के प्रकार। फर्स्ट है फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। फॉर्मल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जब हम फॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन करते हैं, औपचारिक निरीक्षण जब हम करते हैं किसी भी बच्चे का, तो हम उसको पहले से ही बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं कि आज आपका ऑब्जर्वेशन होना है, इस टाइम पर आपका ऑब्जर्वेशन होना है, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। जैसे आपके बीएड के लेसन प्लान्स बनते हैं, आपके एग्जामिनर आपके लेसन प्लान फाइल्स को देखने के लिए आते हैं, तो हमें पहले से ही इन्फॉर्म किया जाता है, आपको डेट बता दी जाती है, आपको टाइम बता दिया जाता है कि आपका आज प्रैक्टिकल होना है, बाहर से एग्जामिनर आएंगे, तो एग्जामिनर भी आपका ऑब्जर्वेशन करेंगे। जब आप पढ़ाओगे, टीच करोगे, तो वो देखेंगे कि कौन कौन से मेथड आप यूज़ कर रहे, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हो बच्चों को। तो ये होता है आपका फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। और फॉर्मल ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें पहले ही बता दी जाती हैं बच्चों को या फिर किसी भी व्यक्ति को जिसका निरीक्षण हो रहा है, ऑब्जर्वेशन होना होता है, तो वे फुलफिल तैयारी करेगा अपनी। जो उसका रियलिटी है उसकी, वो दिखाई नहीं देगी। जो उसकी खुद की पर्सनालिटी है वो उसको छुपा लेगा और अच्छा बनने की कोशिश करेगा। जैसे आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करोगे, जिस टॉपिक को आप एग्जामिनर के सामने रखना, प्रेजेंट करना है, इस लेसन प्लान को आपको एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करना है, क्योंकि आपको पहले से ही पता होता है कि कहीं भी कोई भी गड़बड़ हुई तो मेरे मार्क्स कट सकते हैं। तो आप उसको अच्छे तरीके से तैयार करोगे, तो इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं माना जाता फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। तो इसमें यही लिखा है कि निरीक्षण पूरी तरह औपचारिक रूप से संपन्न हो सकता है। इसके लिए निरीक्षणकर्ता द्वारा जिनके व्यवहार का निरीक्षण करना है, उन्हें भली भांति पहले सूचना दे दी जाती है। निरीक्षण कार्य कब और कहाँ होना है और किन बातों का निरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अनौपचारिक निरीक्षण, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन में जिसका निरीक्षण होना होता है, जिस व्यक्ति का, उसको पहले नहीं बताया जाता, ये बिल्कुल नेचुरल होता है। हम चले गए बिना बताए उसको, बिना कोई इन्फॉर्म किए, बिना कोई इन्फॉर्मेशंस दिए हम उनका ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, हम उसका निरीक्षण कर रहे हैं। तो जो बंदा है, जो बंदे की पर्सनैलिटी है, जैसा भी उसका व्यवहार है, वही सामने आएगा। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि सरप्राइज टेस्ट होते हैं ना, इसी तरीके से बिना बताए, बिना किसी इन्फॉर्मेशन दिया व्यक्ति का निरीक्षण करेंगे, तो ये हम इसे कहेंगे इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है सहभागी निरीक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जिस व्यक्ति का भी या जिस भी बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना होता है, हम उसके साथ घुल मिल जाते हैं। हम उनको बताते नहीं है कि आपका ऑब्जर्वेशन होना है, बल्कि जैसे कोई बच्चा है खेल रहा है, तो हम उसके साथ में खेलने लग जाएंगे और खेलते खेलते हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन सी गलतियाँ उसने की है, या किस तरीके से वो खेल रहा है, या क्या क्या उसने कोई टेक्निक यूज़ करी है खेलने के लिए, या कौन कौन से मेथड यूज़ करे हैं। तो यहाँ पर ग्रुप में भी हो सकता है और अकेले व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये ग्रुप में भी होता है। जब भी पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन करना तो मोस्टली ये ग्रुप में होता है। समूह का एक सदस्य बन जाता है जिसको ऑब्जर्वेशन करना होता है। जो टीचर जिसको ऑब्जर्वेशन करना है वो उस टीम का सदस्य बन जाता है, और जिसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जो सब्जेक्ट हमारा, उनको नहीं पता कि हमारा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये जो रियलिटी है वो सामने निकल कर आती है। उसके बाद है, तो इसमें यही लिखा है, इस विधि में निरीक्षणकर्ता स्वयं उस समूह का सदस्य बन जाता है जिस समूह का उसे निरीक्षण करना होता है। समूह के सदस्यों को ये पता नहीं होता कि वे एक निरीक्षण करता है। इस विधि में निरीक्षणकर्ता को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, एक समूह के सदस्य की, दूसरी निरीक्षणकर्ता की। वो ग्रुप का मेंबर भी बन जाता है और ऑब्जर्वेशन करने वाला भी रहता है। नेक्स्ट है हमारा असहभागी निरीक्षण, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता व्यक्ति विशेष की क्रियाओं, व्यवहार क्षेत्र में अपने आप को छुपाकर उनका निरीक्षण करता है। उन्हें पता नहीं चलने दिया जाता कि उनका निरीक्षण किया जा रहा है। इस कार्य के लिए निरीक्षणकर्ता किसी ऐसे स्थान का चुनाव करके अपना निरीक्षण कार्य करता है कि कोई इसे देख ना सके।
गुप्त कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग आदि का प्रयोग किया जाता है। ये निरीक्षण नॉन पर्सनेटिव ऑब्जर्वेशंस है। ये जो नॉन पर्सनेटिव ऑब्जर्वेशंस होता है, इसमें ना तो जिसका ऑब्जर्वेशन होना है उसको पता होता है, ना ही उसके साथ बैठ के ऑब्जर्वेशन करते हैं, ना ही किसी ग्रुप में बैठ के ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पर दूर से बैठ के किसी भी सब्जेक्ट का या जिसका ऑब्जर्वेशन होना है उसका ऑब्जर्वेशन उसको ऑब्जर्व करते हैं। अपने कैमरा छुपा दिया या हम उस पर नज़र रख रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर असहभागी निरीक्षण क्या होगा कि ना तो सामने वाले को पता होता है, ना ही सामने वाले के साथ है, ना ही हम ग्रुप में काम कर रहे हैं, बल्कि एक छुपी हुई प्रतिक्रिया हम इसे कह सकते हैं कि कैमरा छुपा दिया, वहाँ से हम किसी पर नज़र रख सकते हैं। तो ये होता है असहभागी निरीक्षण, नॉन पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स थे ऑब्जर्वेशंस के। आई होप आपको समझ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट पे लिख सकते हो। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। निरीक्षणकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर स्वयं प्रत्येक निरीक्षण के द्वारा विषय के संबंध में सूचनाओं को इकट्ठा करता है। जिसको निरीक्षण करना होता है या जिसको ऑब्जर्वेशन करना है वह खुद फील्ड में जाता है। कुछ टाइम ऐसा होता है जहाँ पर उसको फील्ड में नहीं जाना पड़ता, जैसे हमने देखा था कि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस दूर से बैठ के उन पर नज़र ही रखी जा रही है, जिनका ऑब्जर्वेशन होना है, जिनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन जो बंदा है जो ऑब्जर्वेशंस कर रहा है वो एक्टिव रहता है, क्योंकि उसको ऑब्जर्वेशन सामने वाले का करना है। तो क्या होता है, निरीक्षण करता है, जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो स्वयं करता है, एक्टिव रहता है वो यहाँ पर, और अपने तथ्यों को या उसकी सूचनाएं, उन इन्फॉर्मेशन है उनको इकट्ठा करता है। उसके बाद है निरीक्षण सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। निरीक्षण करता अपने किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अवलोकन का कार्य करता है। किसी उद्देश्य से ही ऑब्जर्वेशन किया जाता है, बिना उद्देश्य के तो ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाता कि भाई हम चलो ऑब्जर्वेशन करें, तो ऐसा नहीं होता, कि उद्देश्य के साथ ही होता है। नेक्स्ट है, इसमें निरीक्षणकर्ता बहुत ही सूक्ष्म रूप से तथ्यों का निरीक्षण करके अपना निरीक्षण समाप्त करता है। यहाँ पर बहुत सी ध्यान रखनी पड़ती है बात, वो कौन कौन से बिहेवियर हैं, कौन कौन से व्यक्ति के फेस पे बिहेवियर है, उसके मन में क्या चल रहा है, फेस एक्सप्रेशन का कैसा है, तो वो सारी चीज़ों का अवलोकन करना पड़ता है, निरीक्षण करना पड़ता है। उसके बाद ही वो अपने काम को ख़त्म करता है। उसके बाद है निरीक्षण करता कार्य कारण संबंधों के आधार पर तथ्यों और सूचनाओं को इकट्ठा करता है। जो काम हो रहा है, जिसके लिए निरीक्षण कर रहा है निरीक्षण करता, उसका कारण क्या है, उनसे संबंधित तथ्य होते हैं, जो सूचनाएं इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उनको वो कलेक्ट करता है, अपने डायरी वगैरह में नोट कर लेता है। उसके बाद है इसमें सामूहिक व्यवहार का अध्ययन भी संभव होता है। ग्रुप में भी हमने देखा जो टाइप्स होते हैं, उनमें भी ग्रुप में भी ऑब्जर्वेशन होता है। नेक्स्ट है, इसमें छात्र विषय संबंधी प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें छात्र विषय संबंधी प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता बढ़ती है। नेक्स्ट कि हमारे यहाँ पे 5 सेंस काम करते हैं, हम देखते भी हैं किसी भी चीज़ को, जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जो होती है एक्टिव रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ज्ञानेंद्रियाँ है वो भी एक्टिव रहती हैं। उसके बाद है निरीक्षण विधि के लाभ, मेरिट क्या है। फर्स्ट है, निरीक्षण विधि द्वारा किए जाने वाले सहज और स्वाभाविक व्यवहार क्रियाओं को बड़ी ही स्वाभाविक ढंग से अध्ययन किया जाता है। तो जो निरीक्षण विधि है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, वो सहज और स्वाभाविक व्यवहार क्रियाओं से ऑब्जर्व करते हैं, जो भी निरीक्षण करता होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक अच्छा निरीक्षण करता हमेशा वस्तुनिष्ठ होता है, पार्शियलिटी नहीं करता किसी भी बच्चों में। वे निरीक्षण की गई घटनाओं या व्यवहार पर अपना प्रभाव नहीं डालता है, जैसा देखा वैसा ही रिकॉर्ड करता है। ये नहीं कि उसने कुछ जान पहचान का बंदा है या जान पहचान का व्यक्ति है या बच्चा है तो उसको उसने ज़्यादा मार्क्स दे दिया, उसके बारे में अच्छा लिख दिया, ऐसा नहीं करता। जो भी निरीक्षण करता है वो ऐसा नहीं करता, जो उसने देखा है, जैसा उसने देखा है बिल्कुल एज इट वैसा ही रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, निरीक्षण विधि का संबंध बच्चे व्यक्ति के वर्तमान से होता है, उनके भूतकाल से नहीं।
जो एज ए प्रेजेंट चल रहा होता है, जो एक्टिविटी निरीक्षणकर्ता के सामने हो रही होती है, उसी पर ये आधारित होता है। पीछे क्या चल रहा है या पीछे क्या चला गया, उससे कोई मतलब नहीं कि पीछे बच्चे ने क्या व्यवहार किया था, क्या वो एक्टिविटी थी, उससे कोई लेना देना नहीं होता। बल्कि जो प्रेजेंट चल रहा होता है उसी का भी निरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है 4th पॉइंट हमारा, एक बार निरीक्षण किए गए व्यवहार की उन्हीं जैसी परिस्थितियों में पूरा निरीक्षण करने की पूरी संभावना रहती है। यहाँ पर जैसे कि आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं वैसे ही निरीक्षण कर लिया और उन्हीं परिस्थितियों में निरीक्षण बिंदी का संबंध, एक बार निरीक्षण किए गए व्यवहार की 4th पॉइंट हमारा, एक बार निरीक्षण किए गए व्यवहार की उन्हीं जैसी परिस्थितियों में पूरा निरीक्षण करने की पूरी संभावना रहती है। पूरी संभावना रहती है। यहाँ पर जैसे कि आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं ऐसे ही निरीक्षण कर लिया और उन्हीं परिस्थितियों में एक समूह का निरीक्षण कर लिया कि और देखा कि कैसे उसने लेसन प्लान को प्रेजेंट किया है, तो हम दूसरे बच्चे का भी सेम ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। उसके बाद है 5th पॉइंट, सीमित साधनों में व्यवहार का सरलता से अध्ययन कर पाना इसी विधि में संभव है। इसमें कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ लास्ट वाला जो हमारा टाइप से किया था ऑब्जर्वेशन वाला, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती, कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन जो अदर्स हैं उनमें कोई ज़्यादा साधनों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पेन कॉपी ली और निरीक्षणकर्ता ने और खुद फील्ड में चलेगा बच्चों का निरीक्षण कर लिया। 6th पॉइंट है हमारा, किसी विशेष खर्च या शक्ति और साधनों का उपयोग किए बिना अधिक जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। निरीक्षणकर्ता को क्या चाहिए, सामने वाले का व्यवहार ही जज करना है, उसको ही देखना है कि सामने वाला का व्यवहार कैसा है और उसकी एक्टिविटी कैसी है, और उसको क्या करना है, जस्ट कॉपी पेन लिया और वहाँ पर उसको रिकॉर्ड कर लिया, जो भी उसने जहाँ पे भी रिकॉर्ड करना है बच्चे का व्यवहार वगैरह। 7th पॉइंट है, इस विधि का प्रयोग किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 8 पॉइंट, इस विधि द्वारा एक साथ ही कई लोगों या कई प्रकारों के व्यवहारों का अध्ययन संभव हो सकता है। इसमें ग्रुप में ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो ये संभव है कि हम ग्रुप में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। 9th पॉइंट है आपका, इस विधि में संख्यात्मक परिणामों की प्राप्ति भी आसानी से प्राप्त हो सकती है। कुछ चीज़ें, कुछ वस्तुएं एक से ज़्यादा है या कुछ बच्चे एक से ज़्यादा है या ग्रुप में होता है, तो ये भी बहुत आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। 10th पॉइंट आपका, ये विधि बहुत सरल है जिसका प्रयोग कोई भी अध्ययनकर्ता कर सकता है। ऑब्जर्व करना होता है तो कोई भी इसे बड़ी आसानी से कर सकता है। कोई भी टीचर किसी भी बच्चे के व्यवहार को जज करता है। क्लास में आपने देखा होगा कि बहुत ही आसानी से टीचर किसी भी बच्चे के व्यवहार को देखकर बता सकता है कि वो क्लास में एक्टिव है या नहीं है, या बच्चे के पढ़ने का मूड है या नहीं, या बच्चे के मन में क्या चल रहा है। बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं जो हम पता लगा सकते हैं, निरीक्षण विधि उनमें से एक है। तो ठीक है, तो ये था आज का हमारा ये टॉपिक ऑब्जर्वेशन, और इसकी लिमिटेशन क्या है वो भी आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टूल की बात करेंगे, और ये आपके लिए बीएड सेकंड ईयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो बुक है आपकी, जैसा कि आपको पता है आपके 20 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही टॉपिक है। तो ये आप हैंड रिटन नोट्स से हमने बनाए हैं, तो ये आप कर सकते हो, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।